क्वेश्चन नंबर 1 है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आरंभ किया गया था, बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आरंभ। तो देखिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आरंभ पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये योजनाएं निम्न हैं, कौन कौन सी। गरीबी हटाएंगे हम, जनशक्ति लाएंगे, किसान मित्र योजना, श्रमिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास योजना और जन जन का क्या लिखा है ये स्वास्थ्य है, सॉरी ये थोड़ी त्रुटि हो गई है यहाँ पर, जन जन का स्वास्थ्य है ये। और 8वां है शुद्ध पेयजल व्यवस्था, सबके लिए शिक्षा, महिला कल्याण, बाल कल्याण, युवा कल्याण, बस्ती सुधार, ग्राम सड़क, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वनों की वृद्धि करना और ग्रामीण ऊर्जा का विकास और पिछड़ा क्षेत्र का विकास और इलेक्ट्रॉनिक शासन, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्प अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा। ये सब क्या था, 20 टारगेट लिए गए थे कब, 5th 5 ईयर प्लान में, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। तो याद कर लीजिए इनको सबको, अलग अलग करके पूछा जाता है। ये जो बहुत पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगर ग्रामीण सड़क आ जाए तो कौन सी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पिछड़ा क्षेत्र का विकास किस में करेंगे, तो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना। खाद्य सुरक्षा पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। किसान मित्र पांचवी पंचवर्षीय योजना, शुद्ध पेयजल पांचवी पंचवर्षीय योजना, महिला कल्याण पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो इनको याद रखिए। इलेक्ट्रॉनिक शासन पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमनरोधी के रूप में प्रयोग होता है, बताइए। कौन सा एक हिमनरोधी के रूप में प्रयोग होता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल है इसका आंसर। तो स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल जो है उसका उपयोग हिमनरोधी के तौर पर किया जाता है। इसका प्रयोग रेडिएटर में होता है, रेडिएटर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहते हैं। यूरोप का कॉकपिट किसको, बेल्जियम को कहा जाता है। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। एटा मैनपुरी में, मिर्ज़ापुर झांसी में, आगरा मथुरा या फिर सीतापुर बाराबंकी में, कहाँ पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्ज़ापुर और झांसी में। कहाँ पर, मिर्ज़ापुर और झांसी में। याद कैसे करोगे उसको, इसको याद इस तरह से कर लो कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का बहुत खून बहाया झांसी में, और उसी की वजह से वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल हो गई। याद करने के लिए बस। तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र तथा चंदौली जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। किसके अवशोषण में करता है, बताइए। तो आयरन के अवशोषण में करना चाहिए इसको मदद। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, बहुत पूछते हैं अलग से। यह है जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन कौन, बी और सी, और बसा में घुलनशील ए डी ई और के, याद रखिए, अलग से पूछेगा। पीसीएस के फेवरेट होते हैं इस तरह के प्रश्न। और इसकर भी रोग हो जाता है इसकी कमी से, किसकी, विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी व्यक्ति का आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए भाई। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस में पहले भी बहुत बार पूछा है, 14 में, 15 में, 16 में। तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, कितनी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होगा। मान लीजिए अगर 6 फीट है तो 3.5 फीट का मिरर होगा तो पूरा प्रतिबिंब उसमें दिख जाएगा। ये जनरल साइंस चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, यूपी पीएससी प्रीलिम्स। देखिए किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की जो ऊंचाई होनी चाहिए उसकी आधी होनी चाहिए, यानी 5 फुट का तो 2.5 फीट, 6 फुट का तो 3 फीट। एजोला एक है, क्या है एजोला, एजोला एक जलीय फर्न है। क्या है एजोला, जलीय फर्न है। शैवाल जो होते हैं ना, एल्गी जिसको बोलते हैं, ताजे जल, गर्म जल के झरने जैसे समुद्र हो गया, भीगी मिट्टी, पेड़ों के तनों चट्टानों पर पाए जाते हैं। एजोला नामक टेरिडोफाइटा पौधे के अंदर पाया जाने वाला एक जलीय फर्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन परिवर्तित करता है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है यहाँ पर ऑल्टरनेट करंट, और यहाँ दिष्ट विद्युत धारा का मतलब है डायरेक्ट करंट। तो सिंपल सा फंडा है, एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करेगा इनमें से। बहुत पूछते हैं इसको, रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है वो रेक्टिफायर करता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में परिवर्तित करता है। अगर डीसी डीसी आए तो गलत, एसी एसी मतलब हायर एसी को लोअर एसी में कन्वर्ट करेगा कौन, ट्रांसफार्मर। मोटर का काम क्या है, मोटर काम करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है, मतलब विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। उदाहरण देकर इस तरह से समझाता है, ये कुआं है, एक कुआं है, इसमें 1000 लीटर वाटर भरा है, 1000 लीटर इसमें जल भरा है। 3 आदमियों को काम पर लगाया कि यहाँ पर रस्सी डालो, इस बकेट से इसको खाली करना है इस कुएं को। कितने घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे भी लग सकते हैं, वो एक दिन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहीं इसी कुएं में एक पाइप डाल के एक मोटर से कनेक्ट कर दिया जाए तो 1 घंटे में मोटर पूरा खाली कर देगी। तो इस मोटर ने क्या काम किया, इसको इलेक्ट्रिसिटी दे देना या डीजल डाल के इसको चला देना। क्या काम किया इसने, जो ये आदमी जो लगाए थे ना 2-3 इस कुएं को खाली करने के लिए, तो ये क्या थी, यांत्रिक ऊर्जा
को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। विद्युत ऊर्जा इसको मिली तो यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर रही है मोटर, आदमियों को काम कर रही है ना। अब डायनामो क्या करता है, डायनामो का काम है, डायनामो उल्टा होता है विद्युत मोटर का, मतलब डायनामो का काम है काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनामो। तो रेक्टिफायर द्वारा प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया था। डायनामो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, उच्च वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में ही बदलता है, या फिर निम्न वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधोलिखित में से, अधोलिखित का मतलब निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, तो बचपन में 6 में पढ़ा होगा। ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फुलरेन भी है, लेकिन ऑक्सी कार्बन नहीं है यहाँ पर। सो देखिए कार्बन के अपरूप इस प्रकार हैं, हीरा, ग्रेफाइट बहुत इंपॉर्टेंट, कोयला भी है, कास्ट कोयला भी है, और अस्थि कोयला भी है, काजल भी है, कोक भी है, गैस कार्बन भी है। निम्नलिखित में से इन सब में कार्बन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था, तो नामदेव जो थे ना वो इस्लाम से प्रभावित थे। तो नामदेव का जन्म हुआ था 1270 ईस्वी में, कहाँ पर, पर्णपुर में हुआ था। ये महाराष्ट्र के सूफी संत थे, ये इस्लाम से प्रभावित थे। नंबर 11 है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया। कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया। लखनऊ समझौता, कराची समझौता, लाहौर समझौता, पूना समझौता। तो पूना पैक्ट तो 1932 में हुआ था गांधी अम्बेडकर के बीच। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर पूना पैक्ट ही है। तो देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इसके बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी तथा अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 122 यह कहता है कि न्यायालय अब संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 122 द्वारा प्रतिबंधित किया गया कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच ना की जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, बताइए। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, आंग्ल भारतीय समुदाय मतलब जो 2 एंग्लो इंडियन चुनते हैं ना राष्ट्रपति, वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, इसमें 331 में। तो अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यदि राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। और ये जो 2 एंग्लो इंडियन है ना, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ध्यान दीजिए। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, आंसर हाइड्रोजन या हीलियम है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम। सूर्य में भी हीलियम। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, हीलियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो फेदोमीटर इसका आंसर है। इस तरह के ये जो नापने वापने वाले बहुत पूछते हैं पीसीएस में यूपी में। तो समुद्र की गहराई फेदोमीटर, कुछ एनीमोमीटर, बैरोमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइग्रोमीटर याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है, इमारतों में 3 मेहराबों वाला अग्रभाग तथा बल्ब नुमा गुंबद और कार्निस के प्रयोग का प्रारंभ तथा समृद्ध नक्काशियों से अलंकृत दीवारें, उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस प्रांतीय वास्तुकला शैली से संबंधित है, बताइए। बीजापुर शैली, जौनपुर शैली, मालवा शैली, बंगाल शैली। 2 से 3 सेकंड का टाइम है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बीजापुर शैली है। तो उपरोक्त विशेषताएं बीजापुर शैली की विशेषताएं हैं। उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त इन इमारतों में लोहे के क्लैंपों तथा गोरे के मजबूत प्लास्टर का उपयोग भवनों को मजबूती देने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सल्तनतकालीन वंश तथा संबंधित वास्तुकला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खिलजी वंश, बट्टार शैली, तुगलक वंश, सल्जुक शैली, लोदी वंश मकबरों का निर्माण, उपरोक्त युग्मों में से कौन सा कथन सही सुमेलित है। तो देखिए जो खिलजी वंश है उसका संबंध है सल्जुक शैली से, और तुगलक वंश है बट्टार शैली से। तो इसको इंटरचेंज कर दोगे तो सही हो जाएगा, वरना दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये नहीं हो सकता, सेकंड गलत है, तो ये भी नहीं सकता, ये भी नहीं सकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड ओनली, लोदी वंश का संबंध है मकबरों का निर्माण। तो देखिए खिलजी वंश, सल्जुक शैली, तुगलक वंश, बट्टार शैली, लोदी वंश, मकबरों का निर्माण। खिलजी वंश ने वास्तुकला की सल्जुक शैली की शुरुआत की, जिसकी विशेषता लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग तथा मेहराब इमारतों का निर्माण है, मेहराबदार इमारतों का निर्माण है। तुगलक वंश के काल को वास्तुकला के लिए संकट काल माना जाता है। लोधी वंश के काल में वास्तुकला के रूप में अधिकतर मकबरों का निर्माण कराया गया। यदि किसी छात्र छात्रा को लग रहा है कि हम तीव्र पढ़ाते हैं, तो आप यूट्यूब के ऐप बॉक्स में जाकर प्लेबैक स्पीड का बटन है, जहाँ पर क्वालिटी ऊपर नीचे करते हो ना यूट्यूब की, 720, 360, 480 पिक्सल, वहीं होगा प्लेबैक स्पीड। तो उसको कम ज़्यादा कर लेना, ज़्यादा करोगे तो 1.2x में ले लो, या फिर 1.5x में ले लो, कम करो तो कम कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 18 है, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, थंबनेल का प्रश्न है। घनत्व का मतलब यहाँ पर डेंसिटी है, तो इसका आंसर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पालतू प्रश्न है ये हर पेपर का। सो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कूलाम, कूलाम इकाई है किसकी,
तो विद्युत धारा की नहीं है, विद्युत प्रतिरोध की नहीं है, विद्युत क्षेत्र की नहीं है, यह है विद्युत आवेश की। याद कैसे करोगे? कूले में दर्द हो रहा है किसी के तो कैसी आवाज़ आएगी? आह। सो कूलाम आवेश, कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, चंद्रमा पर देखे, चंद्रमा पर देखने से, चंद्रमा पर से देखोगे ना आकाश को तो किस रंग का दिखाई देगा आकाश? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो काले रंग का दिखाई देता है ये। किस तरह का? काले रंग का। सो चंद्रमा से, अंतरिक्ष से आकाश को देखोगे तो जो आकाश है वो काले रंग का दिखाई देता है। तो ये कितने प्रश्न थे? 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे। अगर 17 तो नहीं, इसमें 18 तक अगर किसी का स्कोर आ रहा है ना तो तैयारी बहुत अच्छी है, क्वालिफाइड कर जाओगे। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को दबा देना। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।